Hello to all my CMA Inter students. कैसे आप लोग सब? Welcome to the second demo of your fast track batch for the subject Financial Accounting Group 1. Correct? सबसे पहले डेमो में मैंने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? I started with the chapter Depreciation. बहुत ही सिंपल चैप्टर एंड इसमें मैंने सबसे पहले आपको सिखाया था डेप्रिसिएशन निकालने के टेक्निक्स क्या है एंड उसकी जर्नल एंट्री करने के क्या क्या तरीके हैं. एक बार फटाफट सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड जर्नल एंट्रीज जो हमने पढ़ी थी उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि जब हम सम्स करेंगे आज के सेशन में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. चलो स्टार्ट करते हैं. अब बातें इसकी नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते, किस पे लगता, ये सारी बातें थेरेटिकल है, आपको पता है, कर लोगे. अब आते हैं मेन पॉइंट पे. डेप्रिसिएशन निकालने के कितने टेक्निक है? मैंने कहा था डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं. फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकेंड इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. दोनों में क्या फर्क है? दोनों डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके हैं, बट स्ट्रेट लाइन मेथड हमेशा किसको यूज करता? कॉस्ट को. स्ट्रेट लाइन मेथड हमेशा किस प्राइस पे डेप्रिसिएशन को निकालता है? कॉस्ट को, कॉस्ट पे. एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कौन से वैल्यू को पिक करता है? रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे WDV. और WDV का मतलब क्या होता है? एनी वैल्यू अवेलेबल ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन. मान लो फर्स्ट ईयर में आपने डेप्रिशिएट किया, उसके बाद जो उसका वैल्यू बचा दैट इज WDV. सेकेंड ईयर में आपने फिर डेप्रिशिएट किया, उसके बाद जो उसका वैल्यू बचा दैट इज WDV. थर्ड ईयर में वापस आपने डेप्रिशिएट किया, उसके बाद जो वैल्यू बचा दैट इज WDV. तो रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है नीचे जाता जा रहा है, उसका प्राइस डाउन होता जा रहा है. क्यों? बिकॉज उसके एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आ रहा है. क्यों डिक्लाइन आ रहा है? क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो रहा है. तो बस बात इतनी सी समझना, याद रखना, ये मत भूलना. रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है एनी वैल्यू पोस्ट डेप्रिसिएशन, चाहे वो डेप्रिसिएशन SLM से निकला हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन WDV मेथड से निकला हो. रिटर्न डाउन वैल्यू दोनों ही मेथड में आता है, बट उस वैल्यू को यूज करना है या नहीं करना है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए डिपेंड करता है आपने कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लिया है. Am I clear? तो ये कभी मत सोचना कि रिटर्न डाउन वैल्यू कभी भी SLM में नहीं मिलता. नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू SLM में भी आएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू WDV मेथड में भी आएगा. बस दोनों में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कौन सी वैल्यू यूज होगी वहां पर चेंज है, ये प्लीज मत भूलना. सो आई कंक्लूड SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में यूज करेंगे अपना ओरिजिनल कॉस्ट एंड WDV मेथड में यूज करेंगे WDV जो आता है डेप्रिसिएशन के बाद. ये वैल्यू SLM में भी आता है बट यूज नहीं करते फॉर डेप्रिसिएशन, बट WDV मेथड में हम उसको यूज करते हैं. करेक्ट? ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी. उसके बाद मैंने कहा था डेप्रिसिएशन निकालना आसान है, मेथड आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, जो भी वैल्यू यूज करना है इनटू रेट इनटू टाइम. टाइम बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है. मैं चाहूँ तो आपको याद करा दूं डेट ऑफ परचेज, ईयर एंड, या डेट ऑफ सेल, ईयर एंड, ओपनिंग डेट, बट बेटा ये जितना याद करने की कोशिश करोगे एग्जाम में भूल जाओगे. सिंपल चीज, अगर असेट आपके पास है, आप एलिजिबल हो उस टाइम पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करने को ले. असेट अगर साल भर आपके पास है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन. असेट आपने 6 महीने रखा है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन. जब से जब तक, जब से स्टार्ट हुआ जब तक असेट आपके पास है तब तक उसका डेप्रिसिएशन आप क्लेम करोगे. बिक गया तो डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम कर सकते हैं? नहीं क्लेम कर सकते. तो याद रखना, टिल दैट टाइम पीरियड असेट आपके पास है, उस टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे. तो इसको रटने की जरूरत नहीं है. सिंपल लॉजिक इज, अगर खरीदा तब डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, बिक गया तब तक का डेप्रिसिएशन, नहीं बिका तो ईयर एंड पे हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. करेक्ट? फिर मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज डिस्कस की थी. मैंने कहा था जर्नल एंट्रीज के बहुत सारे तरीके हैं, इनकी जर्नल एंट्रीज पास करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट इस सारे तरीकों अगर मैं समराइज करूं तो द पॉइंट इज 2. डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस टू द बिजनेस जो हमेशा हमारे असेट को कम करता है. डेप्रिसिएशन से हमारा असेट हमेशा कम होता है.
तो एंट्री कर सकते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। बट अगेन डबल अकाउंटिंग रूल, हमारा सिस्टम ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग कहता है असेट घटने पे क्रेडिट होता, लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होता, दोनों सेम टू सेम रूल पे चलता। तो अगर आपको असेट घटाने की इच्छा नहीं है तो उसके अगेंस्ट करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी एक्यूमुलेट कर लो। तो इफ असेट घटा के डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करोगे तो दूसरे तरीके से भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है, बट डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही। और दूसरा तरीका डेप्रिसिएशन चार्ज करने का है, उसको असेट को ना घटा के उसका करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी क्रिएट कर दो। किस नाम से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उस लायबिलिटी को एक्यूमुलेट करते जाओ, एक्यूमुलेट करते जाओ, एक्यूमुलेट करते जाओ, इसीलिए इसका नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। इसको इतना एक्यूमुलेट करो जब तक कि वो बिके नहीं। पूरा का पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट, 2 साल का डेप्रिसिएशन उसी में एक्यूमुलेट, 3 साल का डेप्रिसिएशन उसी में एक्यूमुलेट, कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग टिल द टाइम आपने असेट बेचा नहीं। यहां तक बच्चों समझ आ गया क्या? तो आपसे कोई भी पूछे, कैसे भी पूछे, डरना नहीं है मेरे बच्चों को। अगर आपसे डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री पूछी जाए, अगर इंस्टीट्यूट का है डेप्रिसिएशन की एंट्री नॉर्मल एंट्री बनती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एक्सपेंस आर डेबिटेड टू असेट को कम करना, टू असेट, असेट घटता है तो क्रेडिट, कहानी खत्म। बट अगर वो स्पेसिफिकली कहे कि डेप्रिसिएशन की एंट्री डालनी है बिना असेट को घटाए, इसका मतलब लायबिलिटी को बढ़ाइए। लायबिलिटी बढ़ाना इज ऑल्सो क्रेडिट, असेट घटाना इज ऑल्सो क्रेडिट। तो आप एंट्री कर सकते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहां तक सबको क्लियर है? दिस इज द टू मेन डिफरेंस इन द जर्नल एंट्री। क्वेश्चन देख के आपको समझना पड़ेगा आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री कौन से टेक्निक से पास करनी है। आई होप यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है, करेक्ट? अब एक पॉइंट सुनेंगे, जिंदगी ऐसे चलती रहेगी, बिल्कुल नॉर्मल चलेगी आपकी जिंदगी, आपका सेट, जब तक आपका सेट जिंदा है। कीप ऑन रिपीटिंग द एंट्री, कीप ऑन रिपीटिंग द एंट्री। अब आया वो समय, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब असेट की लाइफ खत्म हो गई है, वो खराब हो गया है, या हमें बेचना पड़ेगा बिकॉज वो आउटडेटेड हो गया है, डिटोरिएट हो गया, जो भी रीजन है। एक थंब रूल याद रखना, जब भी असेट बेचना है इसका मतलब उसको बैलेंस शीट से फेंकना है, उसको बैलेंस शीट से निकालना है। एंड ये रूल है, असेट अपनी बैलेंस शीट से लास्ट जिस अमाउंट पे दिख रहा है ना, उस अमाउंट पे आउट होता है। असेट जिस अमाउंट पे दिख रहा है लास्ट, जिस दिन वो बिक रहा है, वो उसी अमाउंट पे आउट होता है। उसको अच्छी भाषा में कैरिंग अमाउंट बोलते हैं, इंटर की देसी भाषा में WDV ऑन सेल डेट, मतलब जो वैल्यू बची उसकी, जिस दिन हम उसको बेच रहे हैं उस दिन उसको उस वैल्यू पे आउट करते हैं। तो याद रखना ये रूल, डेप्रिसिएशन किसी भी मेथड से हो, आप डेप्रिसिएशन की एंट्री किसी भी तरीके से डाल रहे हो, बट बेचते वक्त चाहे वो डेप्रिसिएशन असेट के थ्रू हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन प्रोविजन के थ्रू हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन SLM से निकल रहा हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन WDV मेथड से निकल रहा हो, जब भी आपको अपना असेट बेचना है, बेचते वक्त उस दिन का जो WDV बचा, उस दिन का जो उसका कैरिंग अमाउंट बचा, उस कैरिंग अमाउंट पे वो हमारे बुक से बाहर जाता। तो बाहर जाने की एंट्री में हमेशा असेट क्रेडिट होगा, चाहे वो जिस भी प्राइस पे हो उस अमाउंट से वो आउट होगा। असेट आउट होने पे क्रेडिट होता, उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलेंगे, बैंक में पैसे आएंगे, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ तो डेबिट, कोई टेंशन नहीं है बच्चों। एंड एक और चीज, अगर आपका असेट WDV पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, अगर आपका असेट का रिटर्न ऑन वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने आपसे कहा था। अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा एंट्री डालनी पड़ती है। और वो कब रिफ्लेक्ट नहीं होता? यस, जब आप डेप्रिसिएशन की एंट्री प्रोविजन के थ्रू रूट करते, जब आप डेप्रिसिएशन की एंट्री प्रोविजन के थ्रू रूट करते हो, तब आपका असेट कॉस्ट पे रिफ्लेक्ट होता। और जब कॉस्ट पे रिफ्लेक्ट होता तो बेचते वक्त कॉस्ट नहीं चाहिए, बेचते वक्त तो WDV ही चाहिए। चाहे कोई भी सिचुएशन की एंट्री हो तो हमें WDV लाना ही पड़ेगा, और उसको लाने के लिए हम उसके प्रोविजन को बंद करते हैं, असेट को कम करते हैं। जब वो असेट ही नहीं
तो उसका प्रोविजन किस काम का? तो एक गाना याद कर लो, जब भी हमें असेट बेचना है, अगर प्रोविजन है, उसका प्रोविजन बंद, असेट को करो कम। उसका प्रोविजन बंद, प्रोविजन को बंद करने के लिए डेबिट, लायबिलिटीज कम होने पे डेबिट, और असेट को कम करने के लिए क्रेडिट। एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। ये करते ही हमारा असेट अब अपने WDV पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बेच लेना। आई होप मैंने आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज फटाफट रिवाइज करवाई, और जब आपकी जर्नल एंट्री पक्की हो जाएगी ना, कोई भी सम कैसा भी इंस्टीट्यूट पूछ लेगा, आपको आएगा। बट उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेके आई हूं। और अगेन, जैसे द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इट्स नॉट अ रेगुलर बैच, इट्स अ फास्ट ट्रैक बैच। इसमें बेस्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे, इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे। बेस्ट क्वेश्चंस का मतलब है दोज क्वेश्चंस विच आर वेरी डिफिकल्ट, एग्जाम ओरिएंटेड, एंड बच्चे वहां फंस सकते हैं। रही बात जो बैलेंस क्वेश्चन है, वो आपको ऐसा नहीं है करना नहीं है, बट ट्राई करो इफ टाइम परमिट्स खुद से करने का। नहीं, आई वोंट से इट्स ओके, बट ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, इट्स ओके, बिकॉज एनीवेज आपके पास टाइम उतना ही है। दैट इज द रीजन आपने इस फास्ट ट्रैक बैच पे फोकस किया है। चलो, अब मैं अपने क्वेश्चन बैंक को एक बार ओपन करूंगी। ऑलरेडी मैंने अपना क्वेश्चन बैंक आपको दिखा दिया था। इस क्वेश्चन बैंक में हम सारी बातें करेंगे जिधर हम क्वेश्चंस को पिक करेंगे। हमने कौन सा चैप्टर पिक किया है? हमने पिक किया है डेप्रिसिएशन, तो हम डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अगेन आ जाते हैं, देखो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बैंक। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं प्रैक्टिस कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपको खुद से करने हैं। मैं 3 बेस्ट क्वेश्चंस करा रही हूं जो आपके मॉड्यूल में भी है। इसको करने से सारे मेथड्स रिवाइज हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कैसे वर्किंग नोट करता है, ये सारी बातें मैं आपके साथ आज क्लियर कर दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो प्लीज इंश्योर करेंगे ढंग से एक एक पॉइंट को सुनेंगे। एंड प्लीज जब भी आप अकाउंट्स करते हो ना, हवा में कैलकुलेशन नहीं होता। ऑलवेज सिट विथ योर कैलकुलेटर, दैट इज द प्राइम मोटो। अगर आप कैलकुलेटर के बिना होगे, आपको मजा ही नहीं आएगा सम करने में। तो इंश्योर करेंगे कि सारे बच्चे कैलकुलेटर के साथ ही आएंगे, एंड कैलकुलेटर में एक एक कैलकुलेशन आप भी करोगे। मैं कोई भी अमाउंट लिख रही हूं, आप उसको एक्सेप्ट मत करना, आप चेक करना आपके कैलकुलेटर पे भी सेम अमाउंट आता है या नहीं। एंड इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे, उतना परफेक्ट होगे, आई कैन बेट यू। चलो, अगेन फिर से कह रही हूं, यहां पर सारे सम्स नहीं होंगे, बहुत क्या कहते हैं ना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसकी प्रैक्टिस से आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा था, फास्ट ट्रैक बैच 2 कैटेगरी के बच्चों के लिए, स्पेशली जिन्होंने पहले पढ़ रखा है बट कहीं ना कहीं उनके कॉन्सेप्ट्स वीक है, उनको कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए सम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, या वो बच्चे जिनके पास टाइम कम है, दोनों ग्रुप साथ में जून में देने वाले हैं, या फिर पहला ग्रुप दिया है, श्योर नहीं है क्लियर होगा, थोड़े से 1-2 मार्क्स के लिए रह सकते हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक बैच टू द मतलब उनके लिए ही परफेक्ट है। आप उससे पूरा रिवीजन कर लीजिए, आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, एंड आप ग्रुप 2 की भी तैयारी आराम से कर सकते हैं रेगुलर बैच लेके। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिस आर माई नोट्स, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, ये नोट्स आपको इजिली मिल जाएंगे। कहाँ? एकत्वम एकेडमी की वेबसाइट पे प्लीज जाइए, वहां पर CMA का ऑप्शंस पिक करिएगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर। आ जाओ। ऑन 1 जनवरी 2021, हमेशा याद रखना, हर क्वेश्चन में डेट ऑफ परचेज, ईयर एंड बहुत मायने रखता है। मेरा एक्सपीरियंस पता है क्या बोलता है, जनरली बच्चा एग्जाम में जो इस समय गलती करता है, एंट्रीज के कारण नहीं करता, डेप्रिसिएशन का अमाउंट के कारण भी नहीं करते, उनकी गलती मेजरली होती है, वो ईयर एंड ही नहीं देखते और ईयर बिगनिंग नहीं देखते। तो उनको पता ही नहीं चलता कि खरीदा 1 जनवरी को है, अगर ईयर एंड 31 मार्च है तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। खरीदा 1 जनवरी को है, ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हमेशा अपने सम्स में प्लीज चेक करना, डेट ऑफ परचेज तो आप देखते ही हो, सेल डेट तो देखते ही हो, इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो बनता है इस चैप्टर के लिए, ईयर बिगनिंग, ईयर एंड। एनीवेज ईयर एंड भी देख लिया तो ईयर बिगनिंग पता चल जाएगा, बट दोनों डेट पे शांति से करना। एंड एक और चीज,
इस सम को हम पूरा को पूरा लाइन डायग्राम में प्लॉट करेंगे। फिर मैं ये क्वेश्चन आपके लिए पढ़ूंगी नहीं, मैं डायग्राम से सारी चीजें उठाऊंगी और सीधा के सीधा लेजर में पोस्ट करूंगी। मेरे साथ देखो, आई हेल्प यू, डोंट वरी। ऑन 1st January 21 मशीन वॉज परचेज फॉर 80,000। ठीक है, एक मशीन, इसका नाम दे देते हैं M1। ऑन 1st July 2022 साल चेंज हो गया, एडिशंस वे मेड फॉर ₹40,000। फिर से भैया एक और मशीन खरीद लिया, कितने का बच्चा? 40,000 का। ठीक है, क्वेश्चन की बात सुनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन 31st March 2023 मशीन 31st March 23 को जो मशीन हमने खरीदा था 1st July 22 को, मतलब M2 की बात कर रहा है, जिसमें से 12,000 वाला मशीन हमने 11,000 में बेचा। मतलब पूरा मशीन नहीं बेचा, मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी। पूरे मशीन की कॉस्ट 40,000 है। ऑब्वियसली मशीन बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करके बनती है, तो पूरा मशीन नहीं बेचा बेटा, पूरा मशीन नहीं बेचा। उस मशीन का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट जो 12,000 का कॉस्ट था, उसको 11,000 में बेचा। और 30 जून 23 को मशीन जो हमने 1 तारीख को खरीदा था, M1 की बात कर रहा है, उसमें जिसकी कॉस्ट 32,000 थी, उसको 26,700 में बेचा। इसका मतलब देयर हैज बीन परचेज, देयर हैज बीन अ सेल, मल्टीपल सेल है। ऑन 1st October एडिशंस वे मेड, हमने फिर से एक मशीन खरीदा जिसको बोलेंगे M3। मैम इसका नाम क्यों रख रहे हो? बेटा बहुत सारे एडिशंस है, उससे एरर हो सकता है। M1, M2, M3 देने से क्लैरिटी रहेगी, ये मशीन लिया, ये मशीन लिया, ये मशीन लिया। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है WDV मेथड। क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है 10% यूज करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है जिसको बोलते हैं अपन WDV मेथड। शो मशीन अकाउंट फॉर 3 years एंड क्वेश्चन क्लियरली कहता है आपका ईयर एंडेड 31st दिसंबर है। प्लीज बी वेरी केयरफुल, 31st मार्च नहीं है, 31st दिसंबर है। तो ये पॉइंट बहुत मैटर करता है टू ऑलवेज इंश्योर कि आपका ईयर एंड क्या है। ईयर एंड के बेसिस पे आपके नंबर ऑफ मंथ्स यूज होंगे डेप्रिसिएशन के, वो चेंज हो जाते हैं, टाइम पीरियड चेंज होगा। अब ये क्वेश्चन आप सबने देख लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब मैं इस क्वेश्चन को अब अपने बुक से मैं पढ़ूंगी एंड आपके साथ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। तो चलो बच्चों मेरे साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। आ जाते हैं, चलो वी हैव दिस क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5 का, आप हमारे नोट्स के क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहले बच्चों मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी। क्विकली विल मेक अ डायग्राम ऑफ इट। मानिए लाइन डायग्राम के मार्क्स जाएंगे? बिल्कुल नहीं। एंड अगर डेप्रिसिएशन एग्जाम में सॉल्व करना है ना, ये लाइन डायग्राम तो बनाना ही चाहिए, भूलना नहीं। कुछ फर्क नहीं पड़ता इंस्टीट्यूट क्या बोलता नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता। पहली बात तो आपको ऐसा, चलो 3 ईयर एंड मार्क कर दो, 31st December 2021, we have 31st December 2022, we have 31st December 2023। फॉरसेड ईयर बिगनिंग होगा 1st January 21। एवरीबडी विथ मी? एवरीबडी विथ मी? चलो रीड द क्वेश्चन अगेन। आप अपने नोट से पढ़ेंगे, मैं अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ रही हूँ। ओके। ऑन 1st January मशीन M1 वॉज परचेज, हमने M1 खरीदा कितने में? 80,000। ओके। ऑन 1st July 22, यहां पर अब हमने 1st July 22 में M2 खरीदा कितने में बच्चा? M2 खरीदा हमने 40,000। जो भी परचेज है मैं वो रेड से लिखूंगी, जो भी सेल है वो मैं पर्पल से लिखूंगी। ऑन 31st March 23, इस दिन की बात कर रहे हैं, 31st March 23 मशीन परचेज ऑन 1st July 22। कैन आई से M2 मशीन की बात कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट 12,000 थी बच्चों, जिसकी कॉस्ट 12,000 थी, उसको हमने बेचा 11,000 में। बहुत बढ़िया, मर्जी मेरी। ओके। फिर से हमने यहां पर इस एरो को नीचे कर देती हूं, ऊपर बहुत जंबल अप हो जाएगा। 30 जून 23 को एक मशीन जो हमने 1st January 21 को खरीदा था, इसका मतलब M1 की बात कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट कितनी थी बेटा? 32,000। हमने उसको कितने पे बेच दिया?
26,700। सारी बातें जो क्वेश्चन में दी थी मैंने उसको यहाँ प्लॉट कर दी। फिर हमने 1 अक्टूबर को, यहाँ पर फिर जगह कम है, 1 अक्टूबर 23, इस दिन हमने फिर से एक मशीन खरीदा, इसका नाम रख देंगे M3। कितने में खरीदा? 20,000 में। हमने फिर से एक मशीन खरीदा, कितने में? 20,000 में। ये 20,000 तो क्लियरली लिखती हूँ ताकि आपको पता चलेगा। करेक्ट। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, प्लीज रेट लिख लेना। रेट है हमारा 10%, मेथड हमारा WDV है, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम होता है। क्वेश्चन में सिर्फ मशीन अकाउंट मांगा, ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगा, ना असेट डिस्पोजल अकाउंट मांगा। तो अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट मत करो, आप सारी की सारी डेप्रिसिएशन की एंट्री असेट घटा के करो। अगर असेट नहीं घटवाना है तो लेट द क्वेश्चन स्पीक कि भाई असेट नहीं घटाना है, लायबिलिटी बढ़ाना है, तब हम उस मेथड को यूज करेंगे। अगर असेट को बेचना है, क्वेश्चन कहेगा असेट को असेट डिस्पोजल से बेचो, तब हम करेंगे। लेट द क्वेश्चन स्पीक। जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, कीप योर लाइफ सिंपल, कीप द क्वेश्चन सिंपल, एंड प्लीज इंश्योर कि आप डेप्रिसिएशन की एंट्री असेट घटा के करेंगे और असेट की बेचने की एंट्री असेट अकाउंट से करेंगे, डिस्पोजल से नहीं करेंगे। प्लीज ये दोनों बातें आप याद रखोगे। करेक्ट? यस मैम। आ जाते हैं मशीन अकाउंट बनाने के लिए। हम यहां बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। गाइस 3 सालों के लिए एक साथ लेजर बनाएंगे। आई नो रियल लाइफ में आप कहोगे मैम एक साल खत्म होगा तब तो अगला साल पता चलेगा, अगला साल खत्म होगा तब तो अगला साल पता चलेगा। क्वेश्चन वैसे नहीं चलता। क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट सिर्फ आपकी नॉलेज चेकिंग कर रहा है। प्रैक्टिकली कभी भी 3 साल के लेजर्स एक साथ नहीं बनेंगे, बट ठीक है, प्रैक्टिकल गया भाड़ में। अभी तो हमें एग्जाम में मार्क्स चाहिए, जैसा इंस्टीट्यूट चाहता है वैसा करेंगे। देखो बच्चों, फॉर्मेट बनाने का काम तुम्हारा है। अगेन वो मैं नहीं करती, तुम्हें पता है। अगर मैं बहुत ज्यादा फॉर्मेट के अंदर फंसूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतने सारे कॉलम्स इंस्टीट्यूट ने दिया बनाने के लिए ना कि हम पूरे टाइम कॉलम्स ही बनाते रह जाएंगे। तो आई एम जस्ट मेकिंग अ T फॉर्मेट फॉर योर मशीन अकाउंट। टाइम पीरियड जरूर लिख लेना, 1 जनवरी 21 से लेकर 31 दिसंबर 23 तक, 3 सालों तक का ये खाता मूव होगा। स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी नहीं, देखना बच्चों, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी। और एक और चीज बोल रही हूँ, घबराना मत। अगर एक ही क्वेश्चन मैच करके दे रही हूँ ना, एक ही क्वेश्चन को सुनो। मैं बहुत ज्यादा लेंदी नहीं रखूंगी अपने सेशन को। फिलहाल आपको सिर्फ कंफर्टेबल करवा रही हूँ मेरे स्टाइल ऑफ टीचिंग से। आई एम नॉट स्ट्रेचिंग इट टू लॉन्ग आवर्स, बट सिर्फ जो पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। बाकी सारा सिलेबस कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी है, उन सारी चीजों का टेंशन आपको लेना नहीं है। चलो आ जाओ। 1 जनवरी 21 को हमने असेट खरीदा, कितने का? 80,000। मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने में खरीदा? प्लीज इसके ब्रैकेट में ना लिख दो आपने कितने में खरीदा। दिस इज योर 80,000। आपको पता होना चाहिए कौन से मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट। इस साल फिर पूरे साल कुछ बातें नहीं है, पूरे साल सन्नाटा है। ना कुछ नया खरीदा, ना कुछ पुराना बेचा। इसका मतलब सीधा सीधा ईयर एंड पे आओ। और ईयर एंड पे हम हमेशा क्या करते हैं? ईयर एंड पे हमारा काम है डेप्रिसिएशन चार्ज करना, बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू ईयर एंड पे डिक्लाइन होती है। फिक्स्ड एसेट्स घटाने की एंट्री बोलो क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो बताओ क्या पोस्टिंग होगी? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पर एंट्री होगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो यहां पर आएगा बाय डेप्रिसिएशन। बट प्रॉब्लम ये है, क्या ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन देगा? नहीं। इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम डेप्रिसिएशन है। आपको अपना लॉजिक, अपना दिमाग, सब कुछ यूज करके ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकालना है। तो आ जाते हैं वर्किंग नोट पे। देखो इस वर्किंग नोट को कैसे करेंगे। मैं हमेशा इस वर्किंग नोट को 3 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। ध्यान से देखना ताकि आपके लिए चीजें इजी रहेगी। वाई 3 कॉलम्स? जितने असेट उतने कॉलम, जितने असेट उतने कॉलम। इससे हमारी चीजें ट्रैक पे रहती है। हमें क्वेश्चन पढ़ के पता है वी हैव M1, वी हैव M2, वी हैव M3।
हमें क्वेश्चन पढ़ के पता है वी हैव 3 असेट, वी हैव M1, वी हैव M2 एंड वी हैव M3, बट फर्स्ट ईयर में हमारे पास सिर्फ M1 है, तो ईयर लिखेंगे 1 जनवरी 21 से लेकर 31 दिसंबर 21 तक हम सिर्फ M1 पे बात करने वाले हैं, बिकॉज हमारे पास अभी तक M2 असेट आया ही नहीं है। करेक्ट? तो अगर आप चाहो तो इसको और अच्छा करने के लिए एक काम करो, ईयर ऊपर लिख लो, 1 जनवरी 21 से लेकर 31 दिसंबर 21। हमारे पास M2 है नहीं, M3 है नहीं, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास सिर्फ M1 है। बताओ M1 की वैल्यू पहले साल कितनी है? 80,000। कितने टाइम पीरियड के लिए असेट हमारे पास है? ये असेट पूरे 12 महीने, जनवरी से लेकर दिसंबर, पूरे 12 महीने हमारे पास है। कैन आई से 1 ईयर? रेट कितना है बच्चों? 10%। मेथड क्या है बच्चों? WDV। जो भी बात है, बताओ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा 80,000 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन 100। आई नो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप कहोगे मैम क्या टाइम पास है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? प्लीज मेरी बात मानो, आता तो तुम्हें सब कुछ है, बट मेरी भी तो बात मानो। हर एक कैलकुलेशन को यहां लिखो, हर एक कैलकुलेशन को यहां लिखो, और जैसे ही आप डेप्रिसिएशन निकाल लो, एक और काम करना, कोई भी मेथड से आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, कोई भी मेथड से आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, चाहे WDV मेथड से या SLM मेथड से, कोई भी मेथड से आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, WDV से या SLM से, हमेशा डेप्रिसिएशन निकालने के बाद उसकी WDV क्या बची वो देखो, उसको मैं देखो तुम्हें दिखाऊंगी कैसे निकलेगा। पहला वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, तो 80,000 माइनस 8,000, मेरा वैल्यू बचेगा 72,000। 80,000 माइनस 8,000, हमारा वैल्यू बचेगा 72,000। तो ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट ऊपर एंट्री में यूज करो, और ऊपर जितना WDV बचेगा वो नीचे WDV से मैच होगा। आई रिपीट, ऊपर जितना क्लोजिंग बैलेंस लेजर में बचेगा वो नीचे के WDV से मैच होगा। ये सम में कंट्रोल पॉइंट है। तो देखो यहां पर कर रही हूं, बाय डेप्रिसिएशन हमारा आएगा 8,000, और मुझे बताओ ईयर एंड पे अब कुछ बचा नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? 72,000। ये मेरा असेट का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। तो दिस इज माय 80,000, दिस इज माय 80,000। ध्यान से देखो, ये 72,000 का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ के WDV से मैच होगा। जैसे ही आपका पहला साल खत्म हो जाए, लाइन खींच दो ताकि आपको समझ आ जाए पहले साल का डेप्रिसिएशन कंप्लीट, पहले साल का WDV आ गया, सिर्फ एक ही असेट का, रिमेनिंग 2 असेट अभी थे ही नहीं मेरे पास। क्लियर? क्लियर। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 22 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। इसमें कौन सा असेट है? M1। कितने से? 72,000। इस साल अब देखो सिर्फ सेकेंड ईयर को, अब सिर्फ सेकेंड ईयर को देखो, सेकेंड ईयर में एक और असेट खरीदा है 1 जुलाई 22 में, बेचा कुछ भी नहीं है, बहुत शांति है सेकेंड ईयर में। बट सेकेंड ईयर में अब एक असेट नहीं है, 2 असेट है। और अगर आप देखोगे यहां पर M1 आ गया, M1 हमारे पास सेकेंड ईयर में पूरे साल है, इसका मतलब पूरे 1 साल मैंने यूज किया M1 को। बट अगर मैं M2 की बात करूं, वो खरीदा ही 1 जुलाई को है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इस पे तो सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का डेप्रिसिएशन? 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। अब आपको समझा ये डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? M1 पूरे साल जिंदा है, 1 साल का डेप्रिसिएशन। M2 आया ही 6 महीने का है उस पर्टिकुलर ईयर में, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन। बट याद रखना सेकेंड ईयर में 2 डेप्रिसिएशन निकलेंगे, 2 असेट है, दोनों अलग अलग टाइम पीरियड के। तो आ जाते हैं सेकेंड ईयर में। बट सेकेंड ईयर में वो डेप्रिसिएशन डालने से पहले 1 जुलाई को आपने फिर एक नया असेट खरीदा जिसको बोलेंगे M2, और आपने खरीदा उसको कितने पे बच्चा? 40,000। करेक्ट? फिर बच्चों आपका ईयर एंड आ जाएगा, ईयर एंड पे आप क्या चार्ज करोगे?
बाय डेप्रिसिएशन। फिर से डेप्रिसिएशन हमें नहीं पता, ये कौन बताता है? वर्किंग नोट। और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपको हमेशा मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो इस दोनों चीज को करने के लिए वर्किंग नोट पे जाना पड़ेगा। फिर से वर्किंग नोट पे पहुंचो, जाओ मेरे वर्किंग नोट पे। अब मैं किस साल की बात कर रही हूं? अब मैं बात कर रही हूं ईयर 1 जनवरी 22 से लेकर 31 दिसंबर 22। मेरे पास दो असेट्स हैं, M1 एंड M2। M3 अभी तक आया नहीं है, M3 अभी तक आया नहीं है। अब ध्यान से सुनो, जो मैं कह रही हूं उस बात पे फोकस करना, प्लीज सुनो। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? WDV। याद रखना, M1 का पहले साल का डेप्रिसिएशन है या सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है। अब इसके पास इसका खुद का WDV है, तो बताओ लास्ट ईयर का WDV यहां पर कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा? होगा। बताओ इसके पास कितना WDV था? 72,000। क्या रेट है? 10%। कितने टाइम पीरियड के लिए? पूरे 1 साल के लिए। करेक्ट? यस या नो बताते जाओ बच्चा। बेटा अगर ये समझ आ रहा है ना तो प्लीज बताना, कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखना कि कैसा लगा ये सेशन। और आपको एक चीज बताऊं, सिर्फ अकाउंट्स का फास्ट ट्रैक अवेलेबल नहीं है, लॉ का भी, डीटी का भी, आईडीटी का भी। और इसके सारे डिटेल्स अगर आपको चाहिए ना, एक तुम एकेडमी की वेबसाइट पे विजिट करिए, आपको सारे डिटेल्स वहां से मिल जाएंगे। अदरवाइज नीचे सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए, उनसे बात कर लीजिए, वो आपको सारे डिटेल्स बता देंगे। चलो, कम बैक, नो टॉकिंग, कमिंग बैक। अब इसका डेप्रिसिएशन निकालो। WDV मेथड है इसलिए 72,000 पे निकलेगा। अगर SLM मेथड होता तो मैं निकालती 80,000 पे। नो डाउट WDV 72,000 रहता, बट डेप्रिसिएशन 80,000 पे कैलकुलेट करती। बट यहां पर आया भी WDV है और मेथड भी WDV है, तो दोनों पैरेलल अलाइनमेंट में चल रहा है। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे कितने पे? 72,000 का 10% पूरे साल का, बताओ कितना आएगा? 7,200। बट मैं जब बात करूं M2 असेट की, M2 असेट के पास अभी WDV नहीं है, ये पहली बार डेप्रिशिएट हो रहा है। इसके पास सिर्फ कॉस्ट है, वो है 40,000। इसका रेट है 10%, बट इसका टाइम है 6 मंथ्स। इसका टाइम है बच्चों 6 मंथ्स। तो बताओ डेप्रिशिएशन कैसे निकलेगा? यहाँ पर 40,000 पे 10% मतलब 10/100, 6 मंथ्स मतलब 6/12 ईयर में चाहिए। तो बताओ कितना हो जाएगा? 40,000 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1200, तो ये आएगा 2,000। कितने बच्चों को बात समझ आ गई? प्लीज यहाँ पर टाइम पीरियड को देखेंगे। अच्छा चलो, मैं इसको यहाँ पर 100 नहीं लिखती हूँ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, यहाँ पर 100 लिख देती हूँ। यहाँ पर बात समझ आ गई? अब एक और चीज, आप अलग अलग डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं चार्ज करोगे, आप डेप्रिसिएशन की एंट्री एक साथ डालोगे। तो बताओ क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन उस साल का कितना है? 7,200 प्लस 2,000। तो बताओ क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितना आएगा? क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आएगा 9,200। तो जब मैं यहां लिखूंगी 9,200, दोनों असेट का डेप्रिसिएशन अपने अपने टाइम पीरियड से आ गया। बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 72,000 प्लस 40,000 माइनस 9,200, यह आएगा 1,02,800 एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ जाएगा 1,12,000, 1,12,000। यहां तक बच्चों बात समझ आ गई क्या? मैम एक बार ये टैली करके दिखाओ ना कि यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस जो निकल रहा है सेकेंड ईयर का, क्या नीचे WDV से मैच हो रहा है क्या? देखो टैली करती हूँ, टैली करती हूँ। निकालो अब नया WDV, बताओ कैसे निकलेगा? पुराना WDV माइनस डेप्रिसिएशन, तो 70,000, सॉरी 72,000 माइनस 7,200। और इस केस में पुराना WDV नहीं है, पहली बार ही कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन, तो 40,000
माइनस 2000, ये आएगा 38,000, और ये करो बेटा कितना आएगा 64,800। बेटा दोनों को मर्ज करो, 64,800 प्लस 38,000, 1,02,800, 1,02,800, 1,02,800। मैच हो गया क्या? मैच हो गया क्या? मैच हो गया क्या? तो आपके लेजर का डब्ल्यू या आपके लेजर का क्लोजिंग बैलेंस नीचे हर एक स्टेप के डब्ल्यू से मैच होगा, तभी आपका सम सही जा रहा है, अदरवाइज गलत जा रहा है। क्लियर एवरीवन? यहां तक बात समझ आ गई क्या? तो अब हम सेकेंड ईयर से फ्री हो गए हैं। अब जो हमारा तामझाम है ना, बहुत ज्यादा है थर्ड ईयर में, बहुत ज्यादा है थर्ड ईयर में। इसलिए थर्ड ईयर में आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, अटेंशन पे करने की जरूरत है। आप पहले इस सम को आराम से समझना बेटा, फिर मैं इसका रिमेनिंग सम लूंगी आपके साथ। बट इस सम में जैसे ही क्लैरिटी आ जाएगी, आपको मेजरली ये क्वेश्चन में क्या पॉसिबिलिटी है पूछने की, वो आपको समझ आ जाता है। चलो एक सेकेंड बेटा, चलो एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। डन। तो वी आर डन विथ आवर सेकेंड ईयर, कहानी खत्म सेकेंड ईयर की। अब आ जाओ लेजर पे, फिर से लेजर पे आएंगे। एंड उसके पहले ऊपर देखना पड़ेगा। थर्ड ईयर में भयंकर त्रास हो रहा है, ध्रुम द्राम द्रिम सब हो रहा है। M2 भी बिका, M1 भी बिका, नया भी खरीदा। डेट वाइज सिस्टमैटिक रिलैक्स वे में जाना पड़ेगा, डेट वाइज सिस्टमैटिक रिलैक्स वे में जाना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी आपके क्लोजिंग बैलेंस है 1 जनवरी 23 का, वो क्या बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। इसमें M1 भी आ गया, M2 भी आ गया, 1,02,800। गो डेट वाइज, डू नॉट जंबल अप विथ योर डेट्स, गो डेट वाइज, एक भी डेट ऊपर नीचे नहीं करोगे। पहले बेचने की डेट है, पहले बेचो, फिर बेचने की डेट है, फिर बेचो, फिर खरीदने की डेट है, फिर खरीदो, फिर बचे हुए एसेट्स का ईयर एंड डिप्रिशिएशन। कुछ भी क्योटिक नहीं चलेगा, सीक्वेंस लाइन डायग्राम आ जाता है इस पे। 3 महीने बाद ही, अगर मैं बात करूं यहां 3 मंथ्स में ही M2 बेचा, वो भी पूरा का पूरा M2 नहीं बेचा, 12,000 वाला M2 बेचा, जिसकी कॉस्ट 12 थी, बट सेलिंग प्राइस 11 था। कोई बात नहीं, सुन ली मैंने क्वेश्चन की, तुमने भी सुन लिया? यस मैम। 3 महीने बाद M2 बेचा, इसका मतलब M2 पे आप अपना फोकस करिए। यहां पर 1 जनवरी 23 से लेकर 31 दिसंबर 23 हमारे तीनों एसेट्स में बॉम्बार्डिंग है। M1 भी कुछ बोल रहा है, M2 भी कुछ बोल रहा है, M3 भी कुछ बोल रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगी M2 की। M2 की, M2 में ये क्या कह रहे हैं? M2 में जिसकी कॉस्ट 12,000 थी, उसको बेचा, 12,000 वाले एसेट को बेचा। और इसमें टोटल M2 कितने कॉस्ट का था? 40,000। 40,000 में 12,000 बिक चुका, इसका मतलब 28,000 वाली कॉस्ट वाला असेट नॉट सोल्ड है, और ये मेरा सोल्ड है। करेक्ट? तो जो मेरा सोल्ड है वो हमने कितने महीने रखा अपने पास? 3 महीने, और बेच दिया। और जो बच्चा मेरा नॉट सोल्ड है वो पूरे 12 महीने है मेरे पास। क्या ये पॉइंट समझा क्या? मैंने सिर्फ कॉस्ट पे अभी बाइफिकेशन किया कि मेरे पास 40,000 कॉस्ट का एक एसेट था, जिसमें से 12,000 कॉस्ट वाला एसेट हमने बेचा, और रिमेनिंग 28,000 वाला एसेट हमने बेचा नहीं। इसका मतलब वो वाला एसेट पूरे के पूरे 12 महीने जिंदा है, हमारे साथ है। तो पहले हम उस पे बात कर रहे हैं जो 3 महीने में बिक गया, पहले हम उस पे बात कर रहे हैं जो 3 महीने में बिक गया। अब सुनो, आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है बच्चों? WDV। और डेप्रिसिएशन भी किस पे निकलेगा? WDV पे। डेप्रिसिएशन भी किस पे निकलेगा? WDV पे। और क्वेश्चन हमें बता क्या रहा है? कॉस्ट। अब एक चीज पूछू क्या, ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। मेरे पूरे असेट की
WDV कितनी है? अब मेरे पूरे एसेट की मैं अगर बात करूं, इसकी WDV है 38,000। ध्यान से देखो ना, पूरे की WDV 38,000 है। तो अगर मैं इसको प्रोराटा कर दूं कि 38,000 का WDV है 40,000 कॉस्ट के एसेट के लिए, तो बताओ 12,000 के लिए कितना? प्रोराटा सिंपल। 38,000 का WDV है 40,000 कॉस्ट के एसेट के लिए, तो बताओ 28,000 की कॉस्ट के 28,000 कॉस्ट के एसेट के लिए कितना? बात समझी क्या बच्चों? यहाँ जगह कम पड़ रही है बेटा, यहाँ जगह कम पड़ रही है। एक काम करती हूँ, मुझे इतना नहीं चाहिए इसके लिए, मैं इसको थोड़ी सी कम जगह देती हूँ। M3 में इतनी जगह नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे 38,000 की WDV है 40,000 का, तो 12,000 वाले के लिए WDV कितना है? 11,400। 38,000 का WDV है 40,000 कॉस्ट के लिए, तो बताओ 28,000 कॉस्ट के लिए कितना? 26,600। दिस इज द WDV जो मैंने स्प्लिट कर दी। क्यों? पहले वाले WDV पे 3 महीने का डिप्रिशिएशन लगेगा, बचे हुए WDV पे 12 महीने का डिप्रिशिएशन लगेगा। टाइम पीरियड अलग है, स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। टाइम पीरियड अलग है, स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। समझ आया? अब मुझे बताओ, असेट आज बेचा या 3 महीने बाद? असेट 3 महीने बाद बेचा, तो इस 11,400 वाले पे 3 महीने का डिप्रिशिएशन और लगेगा 10% की रेट से। क्यों? WDV मेथड था, इसलिए WDV चाहिए था, इसलिए मैंने WDV को स्प्लिट किया। तो 11,400 पे 3 महीने का 10% के हिसाब से बताओ डिप्रिशिएशन कितना आएगा? 285। समझ आ गया क्या? तो पहले आप असेट को बेचोगे नहीं, पहले आपने जिस असेट को बेचा उसको 3 महीने आपने यूज किया है, आपने, तो उस 3 महीने का डिप्रिशिएशन 31 मार्च 2023 को आप डिप्रिशिएशन क्लेम करोगे M2 पे जो सोल्ड आउट हुआ है। कितना? 285। M2 जो सोल्ड आउट हुआ है उसका 3 महीने का डिप्रिशिएशन पहले आप लोगे। ले लिया मैंने, परफेक्ट। अब मुझे बताओ आफ्टर डेप्रिशिएशन उसका WDV ऑन सेल डेट कितना बचा? बेचते वक्त डेप्रिशिएशन के बाद जो फाइनल वैल्यू बचा वो चाहिए। तो डेप्रिशिएशन रे पहले इतना वैल्यू था, आपने इसको 285 डेप्रिशिएट कर दिया, 11,400 माइनस 285, तो इसका वैल्यू बचा है 11,115। कहना से ये WDV बचा ऑन सेल डेट। देखो बच्चों, करेक्ट। बट आपने इसको बेचा कितने पे है? 11,000 पे। तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? मुझे लॉस हो गया कितना? 115 रुपए का। बताओ एंट्री क्या होती है बेचने की? बैंक अकाउंट डेबिट सेलिंग प्राइस, लॉस हुआ तो डेबिट, एंड टू असेट अपने सेल्स वैल्यू पे नहीं, अपने WDV पे। तो यहां पर आ जाएगा बाय बैंक, मैंने इसको बेचा 11,000 में और बेचते दौरान मुझे लॉस हुआ 115 का। देखो ना, 11,000 प्लस 115 वो वैल्यू बची जितने पे मेरा असेट रिफ्लेक्ट हो रहा था आफ्टर 3 मंथ्स डिप्रिशिएशन, 11,115। क्या 31 मार्च की कहानी हो गई क्या? 31 मार्च की कहानी हो गई क्या? मैम इसका भी कुछ नहीं किया, इसका भी कुछ नहीं करेंगे। ये पूरे 12 महीने हैं मेरे पास। मैंने वो 3 महीने वाले को नीचे थोड़ा बाइफकेट करके कैलकुलेट करना था, इसलिए नीचे आपको ले जाके दिखाई। यहां तक समझ आ गया? यस मैम। अब आ जाओ अगले एसेट पे। मैम 1 तारीख से लेकर 30 जून, इसका मतलब M1 6 महीने बाद बिका, M2 तो 3 महीने बाद कुछ बिका, M1 6 महीने बाद बिका, वो भी कुछ बिका, पूरा नहीं बिका। पूरा नहीं बिका तो वो कुछ कैसे बिका और क्या हुआ उसका देखोगे। 32,000 अगर कॉस्ट थी, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, मेरा M1 को अगर मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करूं, M1 की कॉस्ट कितनी थी? 80,000।
ओरिजिनल, इसमें से 32,000 वाला सोल्ड हुआ, तो 80,000 में अगर 32,000 वाला सोल्ड हुआ तो कैन आई से 48,000 अनसोल्ड है, करेक्ट। जो अनसोल्ड रहा उस पे पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन, करेक्ट। जो बच्चों मेरा सोल्ड हो गया उस पे कितने महीने का डिप्रिसिएशन, 6 मंथ। बट प्रॉब्लम है हमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे एसएलएम मेथड पे नहीं चाहिए, डब्ल्यूडीवी चाहिए, और यहां पर मैंने बाइफर्केशन आपको कॉस्ट का दिया, डब्ल्यूडीवी का नहीं दिया। इसी के बेसिस पे इसका डब्ल्यूडीवी बाइफर्केट कर दो। बताओ कितना डब्ल्यूडीवी मेरे पूरे एसेट का है। वेरी गुड, मेरे पूरे एसेट का डब्ल्यूडीवी है 64,800 जब मेरी कॉस्ट है 80,000, और अगर मेरी कॉस्ट 32,000 है तो बताओ डब्ल्यूडीवी कितना। सेम तरीका, अगर मेरा डब्ल्यूडीवी 64,800 है जब मेरी कॉस्ट है 80,000, तो बताओ मेरा डब्ल्यूडीवी कितना जब मेरी कॉस्ट है 48,000। जगह कम है इसलिए देखो निकाल लो, 64,800 इंटू 32,000 डिवाइडेड बाय 80,000, ये आएगा 25,920, और ये आएगा 64,800 इंटू 48,000 डिवाइडेड बाय 80,000, ये आएगा 38,880। बच्चों ऐड करके देखो, ऐड करके देखो इस दोनों प्राइस को, 38,880 प्लस 25,920, 64,800 स्प्लिट कर दिया, 64,800 मैंने स्प्लिट कर दिया। प्रो राटा स्प्लिटिंग बेटा, यूनिटरी मेथड, इसका ये तो इसका कितना, बस अगेन ये अलग डेप्रिशिएट होगा बिकॉज ये 6 महीने बाद ही बिक रहा है, और ये अलग चलेगा, ये अभी तक है, ये अभी तक है, ये 6 महीने बाद बिका, तो बताओ पहले बेचू या 6 महीने का डिप्रिसिएशन। पहले 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकालो, कितना आएगा बच्चा इसका डिप्रिसिएशन। डब्ल्यूडीवी मेथड है 9525920, 6 महीने का डिप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 25920 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1200, ये आएगा 1296। तो बताओ पहले बेचू या पहले डिप्रिसिएशन। पहले डिप्रिसिएशन डालूंगी 1296 का 30th जून 23 को बाय डिप्रिसिएशन M1 पे जो बिका 1296, करेक्ट एवरीवन। अब मुझे बताओ इसका डब्ल्यूडीवी कितना बचा। बेचते वक्त डब्ल्यूडीवी चाहिए ऑन सेल डेट, डब्ल्यूडीवी का मतलब होता है सारे के सारे डेप्रिसिएशन माइनस हो जाने चाहिए, बट सिंस मैंने ये डेप्रिसिएशन अभी तक माइनस किया नहीं था, पहले कर लो ना, 25920 माइनस 1296, 25920, तो मैंने इसको कितने पे बेचा, 24624, दिस इज द डब्ल्यूडीवी बचा। और मैंने बेचा कितने पे है, मैंने इसको बेचा है कितने पे बेचा है, 26,700 पे, फायदा हो गया, मैंने इसको बेचा है 26,700 पे, प्रॉफिट हो गया भाई, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हो गया, 2076 का प्रॉफिट है। तो याद रखना, वेन एवर देर इज अ प्रॉफिट, इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप प्रॉफिट को इस लेजर में दिखाओ, तो उस कारण से मैं टेम्पररीली ये मानूंगी कि मेरा असेट में पैसा आया है कितना, 26,700 इतना आया, बट पूरा का पूरा पैसा असेट के अगेंस्ट नहीं आया, इसमें से जो पैसा प्रॉफिट के अगेंस्ट आया है उसको रिवर्स कर दूंगी, प्रॉफिट ऑन सेल, जो कि आएगा 2076। इंस्टीट्यूट चाहता है प्रॉफिट की एंट्री भी यहां दिखाने के लिए, तो हम टेम्परली बैंक में पूरा पैसा ले लेते हैं ये असेट के अगेंस्ट मान के, और जितना एक्स्ट्रा हमने असेट के अगेंस्ट माना है उसको हम प्रॉफिट में फिर टेम्परली बाद में शिफ्ट कर देते हैं। अगर आपको ये दोनों नहीं करना है तो आप 26,700 माइनस 2076, आप 24,624 जो उसका लास्ट डब्ल्यूडीवी बचा हुआ है, आप सिर्फ उस अमाउंट से भी एंट्री करोगे तो आपका लेजर सही आएगा, आपका लेजर सही आएगा। बट इफेक्टिवली इंस्टीट्यूट में अगर मार्क्स चाहिए, इस सम में मार्क्स चाहिए, तो उसका प्रॉफिट भी उसी लेजर में दिखाओ,
जो बेच के पैसा आया वो उसी लेजर में दिखाओ। इससे आपका क्वेश्चन में जो भी डेटा है वो एक ही जगह दिखेगा। लॉस में ये प्रॉब्लम नहीं आती बिकॉज लॉस में सस्ता बिकता है तो दोनों एंट्री मशीन को हिट होती है। प्रॉफिट में एक ही एंट्री मशीन को हिट होती है, प्रॉफिट वाली नहीं हिट होती है। बट टू शो प्रॉफिट ऑल्सो मैं बैंक में पूरा अमाउंट लेके प्रॉफिट रिवर्स कर देती। एम आई क्लियर? यस। चलो अब हमारा ये वाला डेट भी हो गया। अब आ जाओ 1 अक्टूबर को हमने 20,000 का खरीदा। 1 अक्टूबर 23 को हमने एक नया सेट खरीद लिया M1 M3 कितने का? 20,000 का। अब कुछ नहीं है, सीधा क्या आ गया? ईयर एंड। तो चुपचाप 31 दिसंबर 23 में क्या चार्ज होगा? बाय डेप्रिशिएशन। किस पे? M1 जो अनसोल्ड है, कॉमा M2 जो अनसोल्ड है, कॉमा M3 जो नया लिया। तीनों का डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे और वो डेप्रिशिएशन चार्ज करते ही ईयर एंड पे आपका क्या आ जाएगा? ईयर एंड पे आपका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। बस ये पॉइंट अब बचा, खत्म। सम कम्स टू एन एंड। बहुत सिंपल है। यहां पर देखेंगे, मैं यहीं पर करके दिखा रही हूं, प्लीज ध्यान देना। 38,880 पे 10% पूरे साल का लगेगा। 38,880 पे 38,880 पे पूरे साल का 3888 डेप्रिशिएशन लगेगा। उसी तरह 26,600 पे 10% के रेट से पूरे साल का लगेगा 26,660। और ये असेट नया खरीदा था 20,000 का 10% की रेट से। 3 ही महीने हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इस पे डेप्रिशिएशन चार्ज होगा 20,000 पे 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1200, ये आएगा 500। करेक्ट? तो बताओ क्यूमुलेटिव डेप्रिशिएशन की एंट्री कितने से होगी? क्यूमुलेटिव डेप्रिशिएशन की एंट्री कितने से होगी? ये हमारा ईयर एंड का डेप्रिशिएशन है, ये हमारा ईयर एंड का डेप्रिशिएशन आएगा। ऐड करो 3,888 प्लस 2,660 प्लस 500, ये आएगा 7,048। 7,048 यहां पर लिखेंगे 7,048। 7,048 निकालो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 1,02,800 plus 2,076 plus 20,000 minus 285 minus 11,000 minus 115 minus 1,296 minus 26,700 minus 7,048, ये आएगा 78,432 as your balancing figure। टोटल कितना है? 102800 प्लस 2076 प्लस 20,000, ये है 124,876। 124,876 ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। सम कम्स टू एन एंड। और अगर आपको इस क्लोजिंग बैलेंस को वेरीफाई करना है, देखो मैं वेरीफाई करके दिखाती हूँ। जो बचा उसका क्लोजिंग बैलेंस यहीं पर निकाल के दिखाती हूँ बेटा। जो बचा उसका क्लोजिंग बैलेंस यहीं पर करके दिखाती हूँ। जो बचा उसका क्लोजिंग बैलेंस, ये बताओ कितना बचा? 3,880 इसका ओपनिंग WDV था, माइनस 388 आपने जो डिप्रिशिएट किया। 3,880 माइनस 388, ये आएगा 34,992। करेक्ट? फिर इसमें आ जाओ 26600 माइनस 260, ये बचा 26600 माइनस 2660, ये आया ₹23,940। और बताओ ये कितना आएगा? 20,000 माइनस 500, ये आएगा 19,500। ऐड करो तीनों को ऐड करो। 34,992 प्लस 23,940 प्लस 19,500, 7,840
432 is the WDV. देखो ऊपर भी कितना आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस 78432 78432. So the cumulative WDV of all the three assets is the cumulative closing balance in the machine account. तो डेप्रिसिएशन का सम जब करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपका वर्किंग आपके लेजर से मैच चलना चाहिए. अगर वहीं पर गलत है ना बेटा तो आपका सम गलत हो चुका है. Your working should match. Your working should match with your each step of posting in the ledger. हाँ, थोड़ा सा वर्किंग नोट करते वक्त थर्ड ईयर में चीजें कंबरसम हो गई थी तो बट बेटा आपके लिए सिंपल रखने के लिए मैं एक छोटा सा एक लाइन बना देती हूँ कि ये वाला पार्ट जो है, एक सेकेंड, अगर मैं इसकी पार्ट बात करूं ये बेचने वाला पार्ट है, करेक्ट. अगेन यहां से ये नीचे पिंक कलर के नीचे मैंने पूरा कैलकुलेशन बेचने वाला करके दिया है. रेड तक मैंने बचे हुए एसेट का डेप्रिसिएशन, उसकी बची हुई WDV और उसकी ओपनिंग WDV आपको निकाल के दिखाई थी थ्रू द कैलकुलेशन. ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग WDV, ओपनिंग, कैलकुलेशन, क्लोजिंग WDV. दिस इज योर क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन. एंड जब आप इस तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? क्यूमुलेटिव WDV. Am I clear? I hope this sum gives you the complete insight कैसे हम WDV मेथड में चीजें करते हैं. ये वाला जो पार्ट है ये बेचने वाला पार्ट है, ये बेचने वाले वर्किंग नोट है, तो इसको मिक्स मत करना. एंड इधर वाला बेचा है हमने M1 को, इधर का वर्किंग नोट बेचने का है M2 का. आई होप सारे बच्चों को ये पूरा सम समझ आ गया. हाँ ना, मजेदार सम. बताओ अच्छा लगा क्या ये सम? यस, ये 100% एक फैंटास्टिक सम है जिसको एग्जाम में इंस्टीट्यूट बहुत बार पूछता है एंड ये लेंदी क्वेश्चन होता है. इसको समझाने में देखो मुझे कितना टाइम लग गया. चलो आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन में. बस यही एक क्वेश्चन है जहां पर इंस्टीट्यूट आपके साथ गेम खेल सकता है. इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है. चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. S company purchased a machine for 1 lakh on 1st January, another machine for 1.5 lakh on 1st July. On 31st December, the machine or purchased on 1st January, M1 की बात कर रहे हैं, was sold for 50,000. Correct. The company provides depreciation at straight line method 15%. अच्छा, straight line method है, 15% है. Books of accounts कब close होते हैं? 31st December every year. बहुत ही बढ़िया. और यहां पर इंस्टीट्यूट आपसे मांग रहा है मशीन अकाउंट भी, बट क्लियरली कह रहा है बेचना है तो डिस्पोजल से, डेप्रिसिएशन है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से. इसका मतलब यहां पर डेप्रिसिएशन की एंट्री लायबिलिटी क्रिएट करके, बेचने की एंट्री असेट डिस्पोजल से. क्या बच्चों यहां तक बात समझ आ गई? क्या आपको समझा? अब इस सम से मैं आपका SLM क्लियर करूंगी, इस सम से असेट डिस्पोजल की एंट्री क्लियर हो जाएगी, इस सम से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्लियर हो जाएगा, और बेचते वक्त WDV कैसे आता है, वो एंट्री कैसी घुमाई जाती है, वो भी क्लियर हो जाएगी. तो अगेन अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6. एवरीबॉडी विथ मी? एनीवन? अगेन डायग्राम बना लेना चाहिए, इससे डेप्रिसिएशन का चैप्टर आसान हो जाता है. डायग्राम बना लेना चाहिए, इससे डेप्रिसिएशन का चैप्टर बच्चा हमारा आसान हो जाता है. ऑन 1st January 21 एंड ईयर एंड ले लेंगे 31st December 21, 31st December 22. ऑन परचेज अ मशीन, M1 खरीदा फॉर ₹1 lakh. खरीदने वाला रेड से, बेचने वाला पर्पल से. Another machine 1,50,000 was purchased on 1st July 22, M2 for ₹1,50,000. बहुत ही बढ़िया, लिख लिया. On 31st December, ओ बेटा 3 साल है गाइस, 3 साल है. डायग्राम को इरेज करना पड़ेगा. वी हैव 3 years. मैंने 2 ही लिया था, 3 लेना पड़ेगा.
तो लेट मेक द डायग्राम ब्यूटिफुल अगेन गाइस। कुछ नहीं, सिर्फ 3 साल क्रिएट कर रही हूँ। 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22 and 31 December 23. Correct? Another machine costing 150 was purchased on first M2 खरीदा 1 July 22 को for rupees 1,50,000। बहुत बढ़िया, डन। On 31 December 23 इस दिन की बात कर रहे हैं। मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 January 21, पूरा का पूरा, बहुत अच्छा, पूरा का पूरा M1 सोल्ड कर दिया 50,000 पे। तो यहां पर कॉस्ट को ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। द कंपनी प्रोवाइड्स, ओ मैम आपने कहा था बेचना, अरे भाई भूल जाती, बेचा M1 कितने पे, सेलिंग प्राइस है मेरा 50,000। ओके, डन 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 डन। चलो, डेप्रिशिएशन का रेट है 15%, डेप्रिशिएशन का मेथड है ECLM। डन। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग नोट नहीं है, वर्किंग नोट बनाना है तो बना सकते हैं, डायरेक्ट भी चल सकते हैं। यहाँ पर 3 खाते बनेंगे। सबसे पहला बनेगा मशीनरी अकाउंट। असेट डिस्पोजल की अभी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत बेचते वक्त होती है, बट टू कीप द सम सिंपल मैं पूरा खाता अभी बना रही हूँ ताकि बाद में हमारे पास जगह रहे। प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट, कैसे ये एंट्री मूव होती है, कैसे हम प्रोविजन को रिवर्स करते हैं, कैसे वर्किंग नोट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सारी बातें मैं क्लियर करूंगी आज के इस सेशन में। असेट डिस्पोजल अकाउंट, बहुत ही गंदा लाइन, बस ठीक है कोई बात नहीं, दिस मच आई नीड। एंड नीचे चालू हो जाएंगे हमारे वर्किंग नोट ईयर आफ्टर ईयर। वर्किंग नोट स्टार्ट करें बच्चों। चलो, सी द डायग्राम, यू हैव टू लुक एट द डायग्राम, you have to look at the diagram everyone quickly। डायग्राम को देखेंगे बच्चों और बच्चों देख लिया क्या सबने? स्टार्ट करें क्या बच्चों एवरीवन? हमने 1 जनवरी 21 को मशीन खरीदा टू बैंक। क्या खरीदा बच्चा? M1। कितने का बेटा? 1 लाख का। डन। इस साल शांति है, कुछ नहीं हुआ, तो चुपचाप आपको ईयर एंड पे क्या डालना पड़ेगा? 31 दिसंबर 21 पे डेप्रिशिएशन की एंट्री, बट असेट घटा के नहीं, लायबिलिटी क्रिएट करके। यहाँ आएगा बाय डेप्रिशिएशन, इसके लिए लगेगा वर्किंग नोट। तो बताओ फर्स्ट ईयर में 1 जनवरी 21 से लेकर 31 दिसंबर 21 आपके पास एक ही असेट है M1। डायरेक्टली निकाल के दिखा दूं क्या? तो डेप्रिशिएशन आएगा ओरिजिनल कॉस्ट इनटू टाइम अपॉन रेट, तो 1 लाख का 15%, ये आएगा 15,000। इसका WDV कितना बचेगा? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन 85,000, बट पॉइंट है ये 85,000 ऊपर कहीं पर भी नहीं दिखेगा क्योंकि असेट घट ही नहीं रहा है, तो WDV रिफ्लेक्ट कैसे होगा? बट आप अपने वर्किंग नोट में आदत रखना, हम हर स्टेप के बाद WDV निकालेंगे। तो डेप्रिशिएशन आपका आएगा 15,000। पहला साल खत्म। प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन इज अ लायबिलिटी, मशीन अकाउंट इज एन असेट। कुछ करना नहीं है, दोनों को क्लोजिंग बैलेंस क्रिएट कर दो। 31 दिसंबर 21 में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख, कहानी खत्म। अब आप टोटल लिख लेना बेटा। उसी तरह प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 15,000, कहानी खत्म। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा?
ओपनिंग बैलेंस कितना, 15,000, और यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 1,00,000। अब फिर से महसूस कर लो बेटा, यहां पर कॉस्ट कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बट आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, बट बाय क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, बाय क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। यहां तक बच्चों बात समझी क्या? फटाफट देखेंगे बेटा, यहां तक बात समझ आ गई क्या? क्विकली एवरीवन। चलो बच्चों, यहां तक बात समझ गए एवरीबडी, एवरीवन? अगेन प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का जब भी केस होगा ना बेटा, आपका असेट नहीं घटता, सिर्फ लायबिलिटी हम बढ़ाते जाते हैं, हम लायबिलिटी को बढ़ाते जाते हैं। अब ऊपर डायग्राम में देखेंगे सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में भी कुछ बेचा नहीं है, एक M2 एडिशनल खरीदा है, उसकी एंट्री कर लो। 1 जुलाई 22 को हमने एक और मशीन खरीद लिया, कितने का, 1.5 लाख का, टू बैंक M2 1,50,000 का। सेकेंड ईयर में कुछ बेचा नहीं है, सिर्फ M2 और खरीदा है, और M2 पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, जुलाई टू दिसंबर अगर देखेंगे 6 मंथ का, और अगर M1 को देखोगे तो पूरे साल का, दैट इज 1 ईयर का। M1 पूरे 12 महीने है, M2 खरीदा ही बीच में है, तो डेप्रिसिएशन भी कितने महीने का, 6 मंथ्स का। एनीवन हैज एनी डाउट? चलो अब इसका डेप्रिसिएशन यहां कैलकुलेट करते हैं। अब आ जाते हैं हमारा अगला साल, 1 जनवरी 22 से लेकर 31 दिसंबर 22, करेक्ट? वी हैव M1, वी हैव M2। याद रखना डेप्रिसिएशन निकालने का मेथड क्या है, SLM। यूज हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट होगा। M1 का ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, 15% पूरे साल का। M2 का ओरिजिनल कॉस्ट है कितना, 1.5 लाख, तो M2 का डेप्रिसिएशन आएगा 1.5 लाख, 15%, बट कितने महीने का, 6 महीने का। बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1 लाख इंटू 15%, यहाँ आएगा 15,000, यहाँ आएगा 1.5 लाख इंटू 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1200, यह आएगा 11,250। बात समझ आ गई क्या? करेक्ट। फिर से चेक कर लो WDV कितना बचेगा। WDV निकालने के लिए हमेशा जो लास्ट WDV था और आपका फर्दर डेप्रिसिएशन, 85,000 मेरा लास्ट WDV था, उसमें फर्दर डेप्रिसिएशन 15,000 का लगा, 85 माइनस 15, 70,000 बचा। इसके पास तो लास्ट WDV था ही नहीं, 1.5 लाख माइनस 11,250, तो इसका WDV बचा 1,38,750। आप मुझसे पूछने वाले हो मैम आप WDV क्यों निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो, क्यों जरूरत है इसका? बस आप निकालते चलो, इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगी। चलो अब मुझे बताओ कंबाइंड डेप्रिसिएशन की एंट्री कितनी होगी, 15,000 प्लस 12,000, सॉरी 11,250, 26,250। तो यहां पर अब ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन डालो, बाय डेप्रिसिएशन 26,250, ये आपको कहां से मिला, वर्किंग नोट से, करेक्ट? दूसरे साल की कहानी खत्म। क्लोजिंग बैलेंस बताओ कितना आएगा, 31 दिसंबर 22 को टू क्लोजिंग बैलेंस, पहले 15,000 था M1 का, फिर M1 M2 मिला के 26,250, और तो क्लोजिंग बैलेंस है 41,250, 41,250। इसका भी बताओ 31 दिसंबर 22 को कितना क्लोजिंग बैलेंस आएगा। पहले 1 लाख का असेट था, फिर 1.5 लाख का और खरीद लिया, तो बच्चों आपको क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा
टोटल 2.5 लाख का। ये 2.5 लाख का क्लोजिंग असेट नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग असेट कितने से, 2,50,000 से। आई होप बच्चों यहां तक चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर चल रही है। यही क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस 41,250। यहां तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। एनीवन हैज एनी डाउट, फटाफट बताएंगे। किसी भी बच्चों को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर। थर्ड ईयर में देखो कुछ हुआ है क्या, थर्ड ईयर में कुछ नया नहीं खरीदा है। M1 भी पूरे साल, M2 भी पूरे साल, बट M1 को ईयर एंड पे बेचा है। बस इतनी सी बात और करनी है आप। आ जाओ हमारे तीसरे साल में 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 23। बहुत सिंपल है। M1, M2 SLM मेथड होने के कारण डेप्रिसिएशन तो निकलेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही। 1 लाख का 15% पूरे साल का, 1.5 लाख का 15% पूरे साल का। यू हैव नो चॉइस। 1 लाख का 15%, 1 लाख का 15%, ये आएगा 15,000। और आपके 1.5 लाख का 15%, ये आएगा 22,500। बट WDV निकालना जब है, WDV अगर आपको निकालना है तो प्रीवियस WDV माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये आएगा 70,000 माइनस 15,000। बात समझ आ रही है क्या बेटा? WDV का मतलब है जो WDV है माइनस डेप्रिसिएशन 55,000। यहां पर भी WDV का मतलब क्या होगा, 1,38,750, 1,38,750 माइनस 22,500, 1,38,750 माइनस 22,500, ये आएगा 116250। कितने बच्चों को यहां तक बात समझ आ गई? अब कुछ नहीं, ईयर एंड पे दोनों डेप्रिसिएशन कंबाइन करो, बताओ कितना आएगा। 15,000 प्लस 22,500, 37,500। अब देखो मैं करूंगी, ध्यान से देखेंगे। बाय डेप्रिसिएशन 37,500। यहां तक मैंने रिपीट किया, कॉस्ट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एंड सिंस एसएलएम मेथड था, डेप्रिसिएशन आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकालना पड़ेगा। सिंस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, सिंस एसएलएम मेथड था, डेप्रिसिएशन निकाला ओरिजिनल कॉस्ट पे है, बट हर स्टेप पे मैंने आपको WDV भी निकाल के दिखा दिया। क्या यहां तक बच्चों बात समझ आ गई क्या? बस अब खत्म। जो असेट बिक रहा है, कौन सा, M1, क्या आपको उसका WDV पता है या ओरिजिनल कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट। जो असेट बिक रहा है उसको करो कम, उसके डेप्रिसिएशन को, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को करो बंद। आई रिपीट, जो असेट बिक रहा है उस असेट को करो कम और उसका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन करो बंद। तो मुझे बताओ कौन सा असेट बिक रहा है? M1। दो तरीके से हम इसका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ढूंढ सकते हैं। बताओ उस पर पहले कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था? 15,000 फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था? 15,000। थर्ड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था? 15,000। तो अगर आपसे कोई पूछे तो टोटल एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन दिस असेट इज 45,000। यस। कैसे निकाला? डेप्रिसिएशन फर्स्ट, डेप्रिसिएशन सेकेंड एंड डेप्रिसिएशन थर्ड। जब हम इसको ऐड कर रहे हैं 15,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, तो ये आ रहा है 45,000। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। WDV कितना उसका बचा है जो अभी आपने निकाला? 55,000।
उसका डिफरेंस अगर आप देखोगे 1 लाख में अगर आप 55,000 माइनस करोगे, कैन आई से 45,000 इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या आई कैन से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट दिस असेट। तो जो असेट बिक रहा है उसके अगेंस्ट जितना प्रोविजन है वो रिवर्स होगा। तो इस असेट का कितना प्रोविजन है, 45, ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, पूरे 45 को रिवर्स करो। रिवर्स करने की एंट्री एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ईयर एंड पे ये एंट्री डलेगी बिकॉज बिग ईयर एंड पे रहे, रिवर्सल ईयर एंड पे होगा। यहां होगा टू मशीनरी, किसका प्रोविजन रिवर्स करो, M1 का, कितने से, 45,000 से। तो यहां पर अब लिख लेना ईयर एंड पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना रिवर्स करोगे, 45। अगर आपको याद है इस 2.5 लाख में 1 लाख का M1 था, 1.5 लाख का M2 था। इस 1 लाख में 45 रिवर्स हो गया, बचा कितना, 55,000। और अब आपको ये 55,000 का असेट निकालना है, कहां डालना है, असेट डिस्पोजल में। तो बाय असेट डिस्पोजल क्या शिफ्ट किया आपने, बचा हुआ WDV जो कि कितना है, 55,000। समझ आ गया। बस इस असेट डिस्पोजल में ईयर एंड पे बताओ, ईयर एंड पे क्या एंट्री आएगी, टू मशीनरी किस वैल्यू पे शिफ्ट हुआ, WDV कितने पे, 55,000 पे। बट आपने इसको बेचा कितने पे है, आई हैव सोल्ड इट फॉर 50,000। तो बताओ मेरे बैंक में पैसा कितना आया, 50,000। मुझे लॉस कितना हुआ, लॉस ऑन सेल 5,000। देखो ये खाता हो गया। तो जब भी हम बेचते हैं हमें असेट का WDV चाहिए ही चाहिए। उसको इस केस में निकालने के लिए इसका पूरा एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन जो उस असेट के अगेंस्ट है वो रिवर्स होगा। या तो वो वर्किंग नोट्स में ऐड कर लो 15 15 15 करके, या आपके पास दूसरा तरीका भी है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस लास्ट WDV, उन दोनों का डिफरेंस। देखो ना बेटा, ये 55,000 का WDV चाहिए था, ये आपने वर्किंग नोट में निकाला, तो ये आपको याद रहेगा। देखो 55,000 यहां पर मिला था, तो 55,000 बचा हुआ WDV है जो असेट डिस्पोजल में शिफ्ट होके बिकेगा। 45 मेरा ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, वो रिवर्स होगा। असेट डिस्पोजल टैली हो गया। अब मुझे बताओ ईयर एंड पे यहां कौन सा असेट बचेगा। अब यहां एक ही असेट बचेगा, वो है 1.5 लाख का। आप कैलकुलेट करोगे भी तो सेम आंसर आएगा। 2.5 लाख में 45,000 माइनस करो, 55 माइनस करो, 1.5 लाख बचा। और आपको एक और चीज बताऊं, इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी क्लोजिंग बैलेंस जो बचेगा ना, वो सिर्फ M2 का डेप्रिसिएशन बचेगा। चेक करवा दूंगी, 41,250 प्लस 37,500 माइनस 45,000, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आया 33,750। और मैं आपसे कह रही हूं इस पूरे के पूरे क्लोजिंग बैलेंस में सिर्फ M2 का डेप्रिसिएशन होगा। मैं आपको चेक करके दिखाऊं, देखो M2 का पहला डेप्रिसिएशन है 11,250, M2 का दूसरा डेप्रिसिएशन है 22,500। तो बताओ कितना आया कैलकुलेटर में, 33,750। और ऊपर भी देखो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 33,750। दिस इज नथिंग बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या सिंपल भाषा में अभी तक जितना भी डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर असेट पे चार्ज हुआ है वो एक्यूमुलेट होके क्लोजिंग बैलेंस एज अ लायबिलिटी शो हो रहा है। तो बच्चों ये सम में मैंने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे रिवर्स होता है, कितने अमाउंट से रिवर्स होता है, क्यों रिवर्स होता है, और WDV कैसे असेट डिस्पोजल में शिफ्ट होता है, कॉस्ट से कैसे हम उस दोनों को बाइफर्केट करते हैं, एक एक जर्नल एंट्री जो बताई थी उसको सम के थ्रू आपको समझा भी दिया। क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई क्या? एनीवन हैज एनी डाउट टिल हियर? एनीवन हैज एनी डाउट टिल हियर? फटाफट बताएंगे, क्विकली क्विकली। डन। एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ बेटा, अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है। ये सिर्फ मैंने क्यों लिया है, आपको कुछ बताने के लिए। एज सच बहुत ज्यादा रीजन नहीं है मुझे इसका लेने का,
यहाँ पर मुझे एक डेप्रिसिएशन का एक मेथड है जो हम एसएलएम में यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया नहीं था, वो समझ आ जाएगा आपको। एंड रिपेयर के खर्चे को कब कैपिटलाइज करते हैं, कब पीएनएल में चार्ज करते हैं, वो आपको यहां से पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ऑन 1st April, Som purchased a machine of 66,000 and spent 5,000 on shipping, 7,000 on forwarding as import duty, 1,000 as carriage and installation, 500 as brokerage, 500 as iron pad. इन सारे खर्चों को जोड़ो, 5,000 प्लस 7,000 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 500, इफेक्टिवली 14,000 का जो ये एक्सपेंस हुआ है, ये मशीन को इंस्टॉल करने तक का खर्चा है, मशीन को पुट टू यूज में लाने तक का खर्चा है। ये क्या ट्रीट होगा? एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, आप 66,000 प्लस 14,000, आपके लिए असेट की कॉस्ट टोटल 80,000 होगी। इस सब में ये समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि अगर कोई एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखे असेट को पुट टू यूज कंडीशन में लाने के लिए, वो असेट की कॉस्ट में ऐड होती है एंड उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। करेक्ट। इट एस्टिमेटेड दैट द लाइफ विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू। इसकी स्क्रैप वैल्यू है 5,000। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है जब भी वो थोड़ा खराब होगा, बेकार होगा, एज अ रेसिडुअल बिकेगा, तो आपको मिनिमम 5,000 की रिकवरी तो होने ही वाली है। एंड इसकी यूजफुल लाइफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15 ईयर्स। करेक्ट। On 1st January 2022, रिपेयर एंड रिन्यूअल 3,000 was carried out। याद रखना, एक बार असेट चलने की कंडीशन में आ गया, एक बार असेट पुट टू यूज कंडीशन में आ गया, उसके बाद अगर आप उसमें कोई भी रिपेयर करवाते हो, उससे असेट की क्वालिटी बढ़ती नहीं है, सिर्फ मेंटेन करने के लिए रिपेयर कराया जाता है। एंड रिपेयर का खर्चा असेट की कॉस्ट में नहीं आएगा, ये हमेशा कहाँ चार्ज होगा? पीएनएल में। इसका कोई लेना देना नहीं है डेप्रिसिएशन के चैप्टर से, ये इसे बहकाने के लिए आपको दिया गया है। तो अगर आपसे कोई रिपेयर की एंट्री पूछे तो बताओ क्या होगा? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000, और ये रिपेयर का खर्चा आप कहाँ से बंद कर दोगे? पीएनएल से। नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, जो कहाँ से बंद होते हैं? पीएनएल से। तो याद रखना, ये दोनों एंट्री का डेप्रिसिएशन के चैप्टर से कोई वास्ता नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में इसका कुछ नहीं करना। ओके। ऑन 1st October द मशीन वॉज सोल्ड। तो गाइस सिंपल तरीका है, मशीन को बेचा है तो जब बेचते हैं उसका WDV, सिंस मशीन अकाउंट बस बनाना है तो WDV इजिली मिल जाएगा। मेरा मकसद इस क्वेश्चन को लेने के लिए दो चीजें बताना था। पहले, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर होता है टिल द असेट इज पुट टू यूज हैज टू बी कैपिटलाइज, एंड मतलब बेसिकली उसको रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए, भाई रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए कोई भी खर्चा किया वो क्या होता है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है जिस समय आपका असेट रेडी टू यूज कंडीशन में आ गया। आप पुट टू यूज कभी भी करो, रेडी टू यूज कंडीशन में आते ही आप डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर लोगे, ये पॉइंट याद रखना। आई थिंक मैंने बोलते वक्त पुट टू यूज बोल दिया था, बट नहीं, रेडी टू यूज कंडीशन तक में लाने का खर्चा असेट की कॉस्ट में ऐड होता है। उसके बाद उसका रिपेयर, उससे कोई लेना देना नहीं है असेट को, वो हमेशा पीएनएल में चार्ज होता है एज एन एक्सपेंस। एंड अगर कभी भी आपको नंबर ऑफ ईयर्स दे दे, रेसिडुअल वैल्यू दे दे, इसका मतलब परसेंटेज मिसिंग है। एंड ये वाला फॉर्मूला लगता है सिर्फ एसएलएम मेथड में। तो एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने का दो फॉर्मूला है, एक जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है और एक जो आज मैं आपको बता रही हूं। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 80,000। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 5,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 50। 80,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 50, तो आपका ईयरली, याद रखना ये डेप्रिसिएशन ईयरली निकला है, ये आपका ईयरली डेप्रिसिएशन निकला है। अगर किसी साल असेट 6 महीने यूज हुआ है तो डेप्रिसिएशन 2,500 होगा। अगर किसी साल असेट 3 महीने यूज हुआ है तो आपका डेप्रिसिएशन 1,250 होगा। अगर किसी साल आपका असेट 9 महीने यूज हुआ है तो आपका डेप्रिसिएशन 5,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12
3,750 होगा। तो इस डेप्रिसिएशन को आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए आपका असेट यूज हो रहा है। अगर पूरे साल के लिए यूज हो रहा है डायरेक्ट 5,000, 6 महीने के लिए यूज हो रहा है 2,500। तो ये आपको देखना पड़ेगा आपका असेट उस पर्टिकुलर ईयर में कितने टाइम पीरियड के लिए, अकॉर्डिंगली आपका ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलोकेट होगा। रेट में ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती बिकॉज हम रेट में वही टाइम पीरियड लेते हैं जितना यूज हुआ है। यहां पर डेप्रिसिएशन ईयरली निकलता है एंड अकॉर्डिंगली हमको इसको प्रोराटा एलोकेट करना पड़ता है। गाइस, दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर डेप्रिसिएशन। यहां पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिए, उससे रिलेटेड सम्स की प्रैक्टिस करवा दी, और एक एक पॉइंट, एक एक चीज जो आपको रिटेन करना है डेप्रिसिएशन को पढ़ते वक्त, वो सब मैंने रिकॉल कराया है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं मैम हमें सारे सम्स की प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको लेना पड़ेगा रेगुलर बैच। बट दिस इज अगर सफिशिएंट फॉर यू एंड आपको लग रहा है आप चीजें हैंडल कर सकते हो, इतना पढ़ के आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो, गो फॉर फास्ट ट्रैक बैच। इससे आपका टाइम बचता है। एंड ये फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल हो जाएंगे एकत्वम एकेडमी की वेबसाइट पे। इसके बाकी डिटेल्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए। एंड इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि मैम ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें हमारी हेल्प करिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप हमसे, हमारी डिटेल्स भी आपको पता चल सकती है, वहां पर अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप वहां पूछ भी सकते हैं। चलो फिलहाल सेशन को एंड करते हैं बेटा, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डेमो में, जहां पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाली हूं जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थैंक यू सो मच बच्चों।